नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। ये है अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ और इसमें आज देखने वाले हैं हम सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत या सीस फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, है ना। ये किसने दी है? और अगर हम देखें तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं वेगनर का महाद्वीपीय, पेन चेंज कर लें एक बार, हाँ जी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना। मेंस में और प्रीलिम्स से क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। ये एक कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो कि वेगनर ने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने, जर्मन मौसमविद थे। उसके बाद आज जो है इसमें हम देखने वाले हैं सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत। क्यों इसमें ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो समुद्री जो तल है उसका प्रसार होता जा रहा है ना। और अगर उसका प्रसार हो रहा है तो सृजन के साथ साथ उसका विनाश कहाँ हो रहा है, ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना कोई टाइम गवाएं। चलिए, तो देखिए, पहले क्या माना जाता था, जैसे सब शुरू में क्या माना जाता था कि अपनी पृथ्वी गोल नहीं है, अपनी पृथ्वी ऐसे है कि अगर यहाँ से आगे आप गए तो पता नहीं गिर के कहाँ चले जाओगे। फिर पता लगा कि नहीं, पृथ्वी गोल है धीरे धीरे, है ना, चपटी है यहाँ से, ये पता लगा। फिर शुरुआत में क्या मानते थे आदमी कि समुद्र जो है ना वो एकदम फ्लैट है ना, यानी कि इस प्रकार से समुद्र बने हुए हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये जो है एक तरीके से फ्लैट जो है समुद्र हुआ करता है। इस प्रकार से पहले माना जाता था। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे क्या हुआ, जो बहुत सारी पनडुब्बियाँ जो है महासागरों में उतरी, तब उनको पता लगा कि हाँ, उनको देखना पड़ा यार, ये समुद्र जो है इसका तो जो तल है वो तो जैसा हमने सोचा था वैसा तो है नहीं। इसमें तो कहीं कहीं उभार है, कहीं पे मैदान जैसा दिख रहा है, कहीं पे तो खाइयाँ दिख रही है। इस प्रकार से उनको पता लगा। तो भाई उनको ये पता लगा कि समुद्र जो है जैसा हम मानते थे वो एक जैसा नहीं है, एक समरूप जो है उसकी आकृति नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से धरातल पर आकृतियाँ उभरी हुई है, पर्वत पठार नदियाँ, ये सब, उससे ज़्यादा पर्वत पठार नदियाँ जो है ज्वालामुखी, ये सब समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो यही जो है सबसे पहला आज का टॉपिक होने वाला है कि जो महासागर का जो फ्लोर है वो किस प्रकार से बना हुआ है, उसके कौन कौन से भाग हैं, ये हम आज के लेक्चर में सबसे पहले देखेंगे। तो जो है ओशन फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन या जो महासागरीय अधस्थल है उसकी बनावट किस प्रकार की हुआ करती है। तो देखिए, जो चीज़ आप यहाँ पर पृथ्वी पर आप अनुमान लगा सकते हैं क्या क्या होते हैं, उसी प्रकार से सेम जो चीज़ें होती है वो कहाँ होती है, वो होती है समुद्रों के भीतर। तो सबसे पहले जो है अगर मोटा मोटी देखा जाए तो एक तो इसको देख दिया कि महाद्वीपीय, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखिए सीधा सीधा दो भागों में, एक तो महाद्वीपीय सीमा हो गई और एक हो गया मध्य महासागरीय, एक हो गया महाद्वीपीय सीमा, एक हो गया गहरे समुद्री बेसिन और तीसरा हो गया मध्य महासागरीय कटक, है ना। अब ये महासागरीय सीमा जो होती है उसमें क्या क्या जाता है, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार, महाद्वीपीय जो महासागरीय जो खाइयाँ वो सब इसके अंदर आ जाती है महाद्वीपीय सीमा के अंदर। देखिए ये यहाँ से का चित्र है इसका, ये वाला। अगर आपको अच्छे से थोड़ा सही से दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक और दूसरा जो है चित्र दिखाता हूँ, वहाँ से आपको ठीक से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है महाद्वीपीय मग्न तट, ये हिंदी इंग्लिश में लिखा है, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करता जाऊँगा। ये है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, है ना। बल्कि अपने पास एक हिंदी में भी है, ये देख लीजिए आप, यहाँ से आप समझिए। महाद्वीपीय मग्न तट, फिर आ जाता है महाद्वीपीय ढाल। मग्न तट जो है वो थोड़ा, इसकी ढाल थोड़ी कम होती है। फिर महाद्वीपीय ढाल जो होती है इसकी थोड़ी ज़्यादा ढाल होती है, ठीक है। फिर महाद्वीपीय उभार आता है, फिर आ जाता है महाद्वीपीय गर्त वगैरह आ जाते हैं, इस प्रकार से बने हुए आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये महाद्वीपीय तल जो उसकी बनावट हुआ करती है। और जितने भी अगर आप देखें कि हमें जो जीवाश्म पाए जाते हैं, समुद्री जीवाश्म पाए जाते हैं, वो महाद्वीपीय मग्न तट होती ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसे कहते हैं, यहीं पाए जाते हैं। पेट्रोलियम वगैरह मिलता है, वो कहाँ पाया जाएगा, वो महाद्वीपीय मग्न तट पे ही पाया जाएगा। क्योंकि जितने भी अपने यहाँ जो समुद्री जीव जंतु पाए जाते हैं उनका मैक्सिमम जो है वो महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाया जाता है। जब ये मरेंगे तो फिर इनका अधस्थल, उनके जो जीवाश्म होंगे वो यहीं पाए जाएंगे। तो जितने भी जीवाश्म में पाए जाते हैं वो महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो मैं आपको इस प्रकार से समझा देता हूँ।
देखिए सबसे पहले ये अपना मान लो ये महाद्वीप है ना, ये महाद्वीप है और यहाँ से अपना महासागर शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये महाद्वीपीय मग्न तट है ना, फिर महाद्वीपीय ढाल आएगा, फिर महाद्वीपीय उभार आ जाएगा है ना, फिर महाद्वीपीय मैदान आ जाएंगे, फिर एक गंभीर समुद्री खाइयाँ आ जाएगी, फिर इस प्रकार से अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ आ जाती है ना। ये तो मैं आपको ठीक से एक बार समझा दूँ। ये देखिए ये है अपना महाद्वीप, ये महाद्वीपीय सीमा है ना। और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा है ये महासागर है ना। तो ये जो कम ढाल वाला आपको दिख रहा है, सबसे पहले ये कम ढाल वाला, ये बहुत चौड़ा होता है वैसे तो, देखिए ये जो कम ढाल वाला दिख रहा है ये होता है महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो आपका समुद्री तट होता है ना उसके आसपास में ये होता है तो मग्न तट। फिर यहाँ से जो थोड़ा और गहरी ढाल यहाँ पर आती है ये होती है महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल होती है। फिर यहाँ से जो है थोड़ा उभार आता है, क्योंकि अगर यहाँ से जो नदियों के द्वारा जो लाए जाते हैं जीवाश्म वगैरह, नदियों के द्वारा जो अवसाद वगैरह लाए जाते हैं वहाँ पर जमा कर दिए जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर महाद्वीपीय ये उभार जो है वो निकल आता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये महाद्वीपीय उभार नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि ये जो महाद्वीपीय ढाल है इसके बाद में सीधा यहाँ पर खाई आ जाती है, ऐसे महाद्वीपीय गर्त आ जाते हैं, तो ये गर्त की वजह से यहाँ पर उभार कभी कभी नहीं होता है। और ये जो है ये गहरे समुद्री मैदान ये हैं, जिस प्रकार से अपने पृथ्वी पर मैदान पाए जाते हैं ना वो हैं, वैसे ही यहाँ पर भी मैदान पाए जाते हैं। और ये है महासागरीय गर्त। जैसे सबसे बड़ा गर्त, सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच है ना, मेरियाना ट्रेंच। ये कहाँ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लोकेशन भी वैसे देख लीजिए, है प्रशांत महासागर में, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो महाद्वीपों ये महासागरों के अंदर जो है पर्वत श्रृंखलाएं बनी होती हैं, महाद्वीपों के अंदर ही पर्वत श्रृंखलाएं बनी होती है। तो ये देखिए ये आपको समझ कि किस प्रकार से महाद्वीप जो है, जो अपने महासागर हैं उनकी बनावट, उनके अधस्तल जाएंगे उनके तल की बनावट हुआ करती है। यहाँ से देख लीजिए है ना, ये मग्न तट जहाँ पर कम ढाल है, उसके बाद में मग्न ढाल थोड़ी ज़्यादा ढाल आ जाती है ना, फिर ये महाद्वीपीय मैदान आ जाते हैं, कभी कभी यहाँ पर ऐसे गहरा चले तो गर्त भी आ जाते हैं यहीं पे है ना। फिर यहाँ पर ये आ गया महासागरीय गर्त है ना, गर्त मतलब खाइयाँ, गहरी गहरी खाइयाँ जो है वो आ जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल स्लोप मतलब महाद्वीपीय ढाल, अबेसल प्लेन का मतलब हो गया ये मैदान हो गए, वितलीय मैदान हो गए, अबेसल हिल हो गए, देखिए छोटी छोटी पहाड़ियाँ हो गई, सी माउंट हो गए, ये पहाड़ी हैं सी माउंट वगैरह, पर ये क्या है समुद्र के बाहर नहीं निकले इसलिए ये है सी माउंट या अबेसल हिल इनके कह दिया जाता है। और ये गहरी खाइयाँ हो गई, ओशन ट्रेंचेस हो गई, ठीक है। और ये वॉल्केनिक आइलैंड, यानी यहाँ पर वॉल्केनो निकला होगा और ये अगर बाहर निकला इसका थोड़ा सा मुंह तो ये हो गया वॉल्केनिक आइलैंड, अंदर ही रहता तो ये सी माउंट या अबेसल हिल जैसा दिखाई पड़ता है ना, यही इसके अंदर आता है। बाकी अगर यहाँ लिखा हुआ जो है वो तो आप ऐसे किताब से पढ़ ही लेंगे। तो ये है महाद्वीपीय सीमा, इसमें कौन कौन से आते हैं वो हमने देख ही लिया है, ठीक है। महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढाल आता है, फिर महाद्वीपीय उभार आ जाता है, गहरी खाइयाँ भी इसी में आ जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है अबेसल प्लेन या वितलीय प्लेन। तो ये होते हैं विस्तृत मैदान होते हैं समुद्रों के अंदर ही, और महाद्वीपीय तट और मध्य महासागरीय जो कटके हैं उनके बीच में ये पाए जाते हैं। कौन से, जो वितलीय मैदान है वो कहाँ के बीच में पाए जाते हैं, जो महाद्वीपीय तट हो गए और मध्य महासागरीय जो कटके होंगी उनके बीच में ये पाए जाते हैं। ये कटके क्या होती है ये भी हम देखेंगे। वैसे तो पिछले लेक्चर में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि महासागरों के बीचों बीच में ऐसे जैसा एकदम बीचों बीच तो ये अटलांटिक में ही है, इनके बीच में पर्वत श्रृंखलाएँ बनी होती हैं, तो ये उभार होता है इनके बीच से लेकर, और महाद्वीपीय जो तट है उन वहाँ तक पाए जाते हैं। ये क्या, महाद्वीपीय महासागरीय जो मैदान है ना, वितलीय मैदान जो है वो इनके बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, फिर अगर मध्य महासागरीय कटके, तो ये मध्य महासागरीय कटके होती क्या है वास्तविकता में, ये आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक पूरी श्रृंखला ये होती है जो महासागरीय जल में डूबी हुई रहती है, और पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी श्रृंखलाएँ होती है। इतनी बड़ी श्रृंखला तो हमें महाद्वीपों पर भी दिखाई नहीं देती जितनी बड़ी ये मध्य महासागरीय कटके
होती है, ठीक है। और इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर है, वहाँ पर एक रिफ्ट होती है ना। ये जो कटकें होती हैं इनके बीचों बीच एक रिफ्ट होती है, वहाँ से क्या होता है, लावा बाहर निकलता है और वहाँ से फिर लावा फैलता रहता है, एक दूसरे की तरफ इधर उधर फैलता रहता है, ठीक है। और वहाँ पर ज्वालामुखी जो है वो निकलते ही रहते हैं मध्य महासागरीय कटकों में। तो मध्य महासागरीय कटकें क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ चित्र में, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये है मध्य महासागरीय कटकें, ये सबसे पहले अटलांटिक महासागर में देखी गई थी, और अटलांटिक महासागर है ये देखिए, और अटलांटिक महासागर में ये बीचों बीच है, इसलिए इसे मध्य महासागरीय कटक कहा गया, मध्य महासागरीय कटक, क्योंकि अटलांटिक में बीचों बीच थी और सबसे पहले अटलांटिक में ही खोजा गया था, बाद में इसे मध्य महासागरीय कटक नाम दे दिया गया। तो बाद में पता लगा कि हाँ ऐसे ही और भी महासागरों में है, परंतु वो देखिए ये प्रशांत महासागर में बीच में नहीं है, परंतु इसको नाम फिर भी मध्य महासागरीय कटक ही कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं मिड ओशियनिक रिज, है ना, ये कहते हैं इसको। देखिए ये अटलांटिक महासागर में एकदम बीचों बीच में है, ये अपना प्रशांत महासागर है, यहाँ पर एकदम बीचों बीच नहीं है, ये हिंद महासागर है, देखिए, है ना, ये अपना हो गया यहाँ पर हिंद महासागर यहाँ पर, ठीक है। तो ये है मध्य महासागरीय कटकें। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी निकलते रहते हैं, क्योंकि ये इस तरफ और ये इस तरफ प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं, है ना। इसकी वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी निकलते रहते हैं और नई नई प्लेटें बनती रहती है, इधर इनका प्रसार होता रहता है ना। हाँ जी, आ जाते हैं अपने यहाँ पर आ गए, ठीक है। मध्य महासागरीय कटकों के बारे में आपने समझ लिया। अब है भूकंप और ज्वालामुखी जो है उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर आएंगे, भूकंप और ज्वालामुखी जहाँ पर आएंगे जहाँ ये प्लेटें जो है एक दूसरे से मिल रही है या एक दूसरे से अलग ये हो रही है। और ये वाला आपको अभी पढ़ लो और तब आपको समझ में और बढ़िया से आ जाएगा। जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ाऊंगा तब आपको एक बार और थोड़ा बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो एक मध्य महासागरीय कटकें जो है वहाँ तो आती जाती है, जो अभी मैंने आपको चित्र दिखाया था मध्य महासागरीय कटकों का, वहाँ पर ज्वालामुखी वहाँ पर निकलता है ना, बड़ा शांत ज्वालामुखी वहाँ निकलता रहता है। जहाँ जहाँ ज्वालामुखी निकलेगा वहाँ तो भूकंप तो आएगा ही आएगा, है ना। आगे चल लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए किस प्रकार से फैली हुई है ये जो डॉट 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 आपको दिख रहा है ना, ये सब मध्य महासागरीय कटक ही है ये। और ये जो बड़े बड़े आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे ना यहाँ पर हॉटस्पॉट वगैरह है ना, तो यहाँ से ज्वालामुखी वगैरह निकलते रहते हैं, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर भूकंप भी आते रहते हैं। तो ये जो आपकी है हिंद महासागर में आप देख लीजिए, ये वाली ये म्यांमार की तरफ जा रही है एक, है ना। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, एक तो पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी ये देखिए ये यहाँ से पूर्वी अफ्रीका की ओर चलेगी, एक ये म्यांमार की ओर आ गई, है ना। हाँ, तो ये मध्य महासागरीय कटक जो है उसी प्रकार से ये है। और भूकंप का जो केंद्र है उसका दूसरा क्षेत्र होता है ये वाला, ये जो आपको दिखाया गया है ये जो है ना, ये इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इन्हें कहा जाता है ना। ये एक तो अल्पाइन हिमालय श्रेणी है ना, कहाँ गया अपना भारत, ये तो एक तो अल्पाइन हिमालय श्रेणी हो गई, ठीक है। और दूसरी मध्य महासागरीय, ये प्रशांत महासागरीय के किनारे किनारे पे हो गया, ये प्रशांत महासागर है, ये पूरा ये प्रशांत महासागर है। तो इसके किनारे किनारे पर देख लीजिए, ये प्रशांत महासागर के किनारे किनारे पर है, यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसलिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी इसे कहा जाता है ना। फिर आप देख सकते हैं कि देखिए ये लिखा है यहाँ पर, रिंग ऑफ फायर से कहा जाता है। इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। कहाँ गया, हाँ जी यही है वो चित्र, यही है मध्य महासागरीय कटक जो होती है वहाँ से। और ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसे कहा जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये जो आपको डॉट ज़्यादा गहरी गहरी पट्टी से दिख रही है, यही है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि प्रशांत महासागर के पूर्व में और प्रशांत महासागर के पश्चिम में यहाँ पर ज्वालामुखी आते रहते हैं। जिस प्रकार से आप देखो जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी आते हैं, यहाँ पर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में देखिए बहुत सारे ज्वालामुखी आते हैं, है ना, ज्वालामुखी है। और ये अपना
एंडीज है, यहाँ पर रॉकीज पर्वतमाला है, यहाँ पर ज्वालामुखी आते रहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स जब हम पढ़ेंगे तो ये आपको और ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग प्लेटें हैं ना वो एक दूसरे से टकराती हुई रहती है, इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं, है ना। ये हो गया, ठीक है। फिर है सागर। अब है आता है सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत। ये देता कौन है? सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत देता है हेरी हेस नाम का एक विद्वान होता है, वो देता है सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत। वो कहता है कि भैया जो महासागर जो है अपने, उनका जो तल है वो निरंतर प्रसार उसका हो रहा है, यानी प्रसरण मतलब प्रसार उसका निरंतर हो रहा है, ठीक है, वो ये कहता है। और जो वेगनर ने सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन कहा था, उस टाइम पे इतने सबूत उसके पास थे, किसी के पास थे नहीं, पर बाद में ये सबूत ये देता है। एक तो पूरा चुंबकत्व का अध्ययन करता है और दूसरा महासागरीय तल जो है उसका ये मानचित्रण करता है। ये पूरा चुंबकत्व क्या होता है? देखिए अपने पृथ्वी पर जो भी चीज़ें पाई जाती है उनका चुंबकत्व का गुण उनमें पाया जाता है। उनमें दो होता है, एक तो नॉर्थ और साउथ, दो ध्रुव उनमें होते हैं। तो ये पूरा चुंबकत्व अध्ययन, इसका अध्ययन करना ही चुंबकत्व अध्ययन करना ही होता है। तो जो मध्य महासागर, ये कटक के आसपास में, देखिए मध्य महासागर जो कटके हैं उसके आसपास में जो चट्टानें पाई गई हैं, उनमें एक सेट पैटर्न है जिनमें कभी नॉर्थ होता है तो कभी साउथ होता है। ये चुंबकत्व है उसका ध्रुवण जो है कभी नॉर्थ होता है कभी साउथ होता है, एक निश्चित पैटर्न है। वो सेम इस तरफ भी है मध्य महासागर के कटक के, और सेम जो है वो मध्य महासागर के कटक के पूर्व में और मध्य महासागर के कटक के पश्चिम में वो पाया जाता है। तो इसका अध्ययन किया हैरी हेस ने और बताया कि हाँ देखिए इसका विस्तार जो है वो हो रहा है समुद्रों का, ठीक है। फिर है मध्य महासागर कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर जो चट्टानें पाई जाती है उनका निर्माण, उनके संरचना, उनका संगठन और उनका चुंबकीय गुण समान पाया जाता है। यानी कि ये आपको समझ लो मध्य महासागरीय कटक है। नया पेज ले लेते हैं, ये मान लो अपनी है मध्य महासागरीय कटक, है ना। अब अगर इससे दूर दूर जाते जाते इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ तो इनकी जो चट्टानें हैं उनकी संरचना होगी, जो भी चीज़ें होंगी उनके गुण सब में समानता पाई जाती है। अगर उनकी पोलैरिटी देखें, अगर जो उनका ध्रुवण देखें तो कभी नॉर्थ होता है कभी साउथ होता है, कभी यहाँ साउथ है कभी यहाँ नॉर्थ है, सेम टू सेम इधर है। चुंबकत्व का जो उन्हें पोलैरिटी ध्रुवण जो पाया गया है, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से जो है चट्टानें आगे बढ़ रही इधर की तरफ और यहाँ से इधर की तरफ। और ये जो चट्टानें पाई गई है मैक्सिमम इनमें पुराने से पुरानी जो चट्टान पाई गई है वो मिड मेसोजोइक जो एरा है ना उससे पुरानी कभी नहीं पाई गई है। मध्य मेसोजोइक जो एरा है उससे पुरानी कोई चट्टान नहीं पाई गई है। इसका मतलब ये महासागरीय जो अपनी जो परपटी है वो महाद्वीपीय परपटी की तुलना में नहीं है। इसका मतलब ये बनती जा रही है। और अगर देखा जाए तो इस मध्य महासागरीय कटक से आगे आगे आप इस तरफ जाओगे या इस तरफ जाओगे तो इनकी चट्टानों के काल में ये जैसे पुरानी पुरानी होती जाती है। ये जन नहीं है, ये उससे कम पुरानी है, ये इससे पुरानी, ये पुरानी, ये उससे पुरानी, ये उससे पुरानी। इस प्रकार से देखा जाए तो ये इनके काल जो है वो बढ़ता जाता है, पुरानी 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 है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर तो बनती है और फिर यहाँ पर जाते जाते इनका विनाश, जहाँ जो गर्त है ना वहाँ पर इनका विनाश होता जाता है। ये बंदा कहता है, हैरी हेस ये वाली बात कहता है, ठीक है। फिर है ये मैंने आपको जो बता दिया कि मध्य ये जो महासागरीय परपटी है वो महाद्वीपीय परपटी की तुलना में नहीं है, है ना। ये हमको पता लग गया। फिर है गहरी खाइयाँ में भूकंप के उद्गम जो है वो अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय कटक है वहाँ पर जो भूकंप है उसका स्रोत जो है वो ऊंचाई पर ही है। तो मध्य महासागरीय जो कटक है वहाँ पर उसका भूकंप जो आता है वहाँ का स्रोत एकदम ऊपर ही है, जबकि गर्त जो है वहाँ पर आती है तो गर्तों में तो गहरा ही होगा, है ना। देखिए ये यहाँ पर है मध्य महासागरीय कटक, आपको मैं एक बार जूम करके दिखा दूँ। यहाँ ये आपको यहाँ दिख रही है मध्य महासागरीय कटक, है ना। ये यहाँ से देखिए एक प्लेट ये वाली इधर जा रही है, ये वाली प्लेट इधर जा रही है और यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है। ये अब सारी प्लेट सेम है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स आपको पढ़ाएंगे ना तब आपको और भी समझ में आएगा। अब ये यहाँ से अलग हो रही है तो यहाँ से जो है ये जो आपको देखिए ये ऐसे धारियाँ धारियाँ दिख रही है, इसका मतलब है ये जो इसका भूपरपटी है महासागरीय, इसका निर्माण होता ये दिख रहा है। और ये यहाँ से फिर इसका प्रसार किस तरफ होगा, इस तरफ इसका प्रसार होगा। और ये देखिए यहाँ पर सबडक्ट हो जा रही है ये वाली प्लेट, यानी यहाँ पर तो इसका हो रहा है सृजन और यहाँ पर हो जा रहा है विनाश। इन गर्तों में महासागरीय गर्त जो है इनमें इनका विनाश हो जा रहा है। क्योंकि सबने जब इसको सवाल पूछा हैरी हेस को कि अच्छा तू ये भाई साहब आप ये बता रहे हो
कि ये महासागरीय जो परपटी है इसका विस्तार होता जा रहा है, तो अब तक तो पूरे महाद्वीप जो है वो महासागर बन जाने चाहिए थे, तो ये उतने के उतने ही क्यों है महासागर जो है वो, और अब तक तो सारे महाद्वीप महासागर बनने जाने चाहिए। तो ये बंदा बताता है कि मध्य महासागरीय जो कटक है वहाँ पर जो है इसका सृजन होता है और महासागरीय परपटी का, और जो सबडक्टिंग जोन या जो गहरी खाइयाँ हैं उन वहाँ पर इसका विनाश होता रहता है, इसलिए यहाँ पर ये बनती रहती है, यहाँ पर विनाश होता रहता है, इसलिए जो है वो महाद्वीप अब तक सारे महासागर नहीं बने, है ना। यह आपने समझ लिया, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। तो गहरी खाइयों जो है वहाँ पर उद्गम अधिक गहराई पर है, और जबकि मध्य महासागरीय जो कटक है वहाँ पर भूकंप का उद्गम क्षेत्र ऊपर ही रखा हुआ है। और मध्य महासागर के कटकों के दोनों तरफ अगर चट्टानों के चुंबकीय गुण और विश्लेषण के आधार पर हैरी हेस ने 1961 में ये दे दी थी सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत इसने दे दिया था, जो मैंने आपको बताया चुंबकीय गुण का किस प्रकार से, क्योंकि इसकी पोलैरिटी जो है कभी नॉर्थ है तो कभी यहाँ पर साउथ है, कभी यहाँ पर साउथ है तो कभी नॉर्थ है, मतलब इस एक काल में जो है ना, जहाँ जहाँ नॉर्थ है इसका ध्रुवण मतलब ये एक काल में बना होगा, और जहाँ जहाँ साउथ है वो एक काल में ये चट्टाने जो है या इसकी भू परपटी है वो बनी होगी। ये कहना चाहता है ये हैरी हेस, है ना। आ गया समझ में आपको? एक बार अगर आप पढ़ लोगे ना किताब ठीक से तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जिसमें देखिए ये है अपने मध्य महासागरीय कटक यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये पोलैरिटी किस प्रकार से, यहाँ नॉर्थ है फिर यहाँ साउथ होगी, यहाँ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, एक निश्चित पैटर्न जो है वो फॉलो कर रही है। ये यहाँ साउथ है तो यहाँ भी, यहाँ नॉर्थ है तो देखिए यहाँ भी, फिर यहाँ साउथ है तो यहाँ भी साउथ है, इस प्रकार से इसका प्रसार होता जा रहा है। यहाँ से ये इधर फैल रहा है, यहाँ से ये इधर फैल रहा है ना। ये होता है सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत। फिर आप वही बात इससे पूछा गया कि हैरी हेस साहब अगर ऐसा ही होता तो अब तक सारे महाद्वीप तो महासागर बन जाते। तो ये बंदा बोलता है कि ये जो प्लेट है, जो ओशनिक जो ये प्लेट है वो जाके सबडक्ट हो जाती है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे, सबडक्ट मतलब नीचे उसके चली जाती है, और फिर वहाँ पर इसका वापस विनाश हो जाता है, फिर वहाँ से वापस पिघल जाती है, मैग्मा बन जाता है इसका, कहाँ पर, मेंटल एस्टेनोस्फीयर में, और फिर वहाँ से वापस ये यहाँ पर मध्य महासागर के टोपियों में अपवेलिंग इसकी होती है, ऊपर की तरफ आता लावा, और फिर वहाँ पर यहाँ वापस से सर्जन हो जाता था। इस प्रकार ये सृजन और विनाश की प्रकृति और ये विनाश का चक्र जो है चलता रहता है। ये कहता है मध्य सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत, ठीक है। अब ये प्लेट क्या होती है क्या नहीं होती है, ये जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे ना तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, हाँ कि सर ये वाली बात कर रहे थे, है ना। क्योंकि ज्वालामुखी उद्भव होता है कहाँ पर, मध्य महासागरीय कटक के आसपास, और वहाँ पर जो दरार होती है उस दरार को भर देता है ना। क्योंकि प्लेट एक इधर जा रही है एक प्लेट इधर जा रही है, तो ये दरार होगी, इसको यहाँ से लावा निकल के भर देगा, है ना। यहाँ से जो लावा निकलेगा वो भर देगा, और इस प्रकार महासागरीय अधस्थल का विस्तार होता जा रहा है, और परपटी जो है वो दोनों तरफ फैल रही है, इस तरफ और इस तरफ ये फैलती जा रही है। इसलिए यहाँ पर जो है वो नवीनतम चट्टानें बनेंगी, फिर से आगे जाते पुरानी होती जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार से अगर महासागर के विस्तार से दूसरे महासागर के नहीं सिकुड़ने के पीछे इसने कारण बताया कि महासागर जो परपटी है उसकी क्षेपण मतलब वहीं सबडक्ट होने की बात इसने करी, यानी ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण हो रहा है, वहीं महासागरीय जो गर्त है वहाँ पर इसका विनाश भी हो जाता है। तो ये हो गई अपने क्या, ये हो गई अपनी सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत। किसने दिया, हैरी हेस ने दिया। अब ये जो है कुछ जो महत्वपूर्ण गर्त जो है ना वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए सबसे गहरा तो ये है मेरियाना ट्रेंच, है ना, जो प्रशांत महासागर में है। फिर आप देख सकते हैं जावा ट्रेंच, ये रहा यहाँ, है ना, ये जावा सुमात्रा है, इंडोनेशिया वाले द्वीप है वहाँ पर है, ठीक है। या एल्यूशन आइलैंड है, तो ये कुरिल एंड जापान ट्रेंच है क्योंकि यहाँ पर जापान है ना। फिर आप देख प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, तो ये अटलांटिक ओशन में है। फिर मिड अमेरिका ट्रेंच है ये वाली यहाँ पर, है ना। और पेरू चिली ट्रेंच यहाँ पर पाई जाती है, पूरी यहाँ पर गर्त पाया जाता है एकदम, है ना। और ये साउथ सैंडविच ट्रेंच है यहाँ पर। एल्यूशन ट्रेंच है, यहाँ पर एल्यूशन आइलैंड है इसलिए एल्यूशन ट्रेंच है ना। देखिए एल्यूशन यहाँ इससे लेकर यहाँ तक इधर गई हुई है। तो ये आपको देख लेनी है कुछ महत्वपूर्ण जो ट्रेंचेस हैं, कुछ महत्वपूर्ण गर्त है कि कौन से कहाँ पाई गई है, क्योंकि मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है ये एक बार पूछ लिया था सवाल यूपीएससी ने, है ना। हाँ जी, तो आज जो है यहीं तक है। मैं आपको एक बार फिर आपको समझा दूँ एक बार आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा कि महासागरीय जो अपना अधस्थल है ना, सी का जो फ्लोर है उसका मानचित्रण हमने देखा कि पहले जैसे मानते थे कि एकदम साफ सिंपल वहाँ पर मैदानी भाग होगा, तो वो नहीं है।
ये अगर महाद्वीप है यहाँ पर, और तो यहाँ पर क्या होता है, पहले ये हो गया महाद्वीपीय मग्न तट, ये महाद्वीपीय ढाल हो गई, फिर यहाँ महाद्वीपीय उभार पाया जाता है, फिर यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं, फिर यहाँ महासागरीय गर्त पाए जाते हैं, फिर यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ वगैरह जैसी कुछ पाई जाती है। इस प्रकार से ये पाया जाता है ना। ये क्या हो गया, जो अपना समुद्र है उसका किस प्रकार से वहाँ का आधारस्थल या फ्लोर वहाँ का बना हुआ है, एकदम सीधा सीधा नहीं बना हुआ है जैसा पहले माना जाता था। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि सागर नित्तल प्रश्न का सिद्धांत। सागर नित्तल इजी है, कोई ज़्यादा जो है कठिन है नहीं है, सिद्धांत है ना। इसमें क्या कहते हैं कि सागर जो अपना समुद्र है उसका प्रसार होता जा रहा है। कहाँ पर होता है, तो जो मध्य महासागरीय कटक है ना, मध्य महासागरीय कटक है, वहाँ पर इसका निर्माण होता जाता है। फिर यहाँ से ये इधर उधर महासागरों का निर्माण होता जा रहा है। और प्रशांत महासागर जो है ना, प्रशांत महासागर, उसका निर्माण सबसे तेज होता है, यानी उसकी भूप्रपटी जो है उसकी प्रपटी का निर्माण सबसे तेज हो रहा है, फिर इसका प्रसार सबसे तेज है। और आर्कटिक महासागर है ना, उसका प्रसार सबसे धीमा हो रहा है, ये आपको याद रखना है ना। ये हमने देख लिया, मध्य महासागरीय कटक होती है, फिर यहाँ से इसका निर्माण होता है। और विनाश कहाँ हो जाता है, जो गहरी खाइयाँ है ना, खाइयाँ या गर्त जो है, वहाँ पर इसका विनाश हो जाता है। इसने किस प्रकार से बताया, क्या इसने सबूत किस आधार पर इसने बताया, तो इसने बताया एक तो जो चुंबकीय या पूरा चुंबकीय अध्ययन के आधार पर, भाई पूरा चुंबक पुराने चुंबकीय अध्ययन है उनके आधार पर इसने बता दिया है ना। फिर जो मध्य महासागरीय कटक है उसके दोनों तरफ जो भी चट्टानें हमें पाई गई है महासागरीय प्रपटी में, उनके गुण, उनके संरचना जो है, उनमें जो समानता है उसके आधार पर इसने बताया। फिर जो सबसे पुरानी अगर चट्टान या भूप्रपटी देखी जाए तो वो मिड में से जो एक एरा से पुरानी नहीं पाई जाती है, जबकि महाद्वीपीय चट्टानें जो है वो तो बहुत पुरानी है। इसका मतलब इनका निर्माण भी होता रहता है। फिर मध्य महासागरीय कटक से अगर आप इस तरफ जाओगे या इससे दूर जैसे जाओगे, इनके चट्टानों का जो है काल जो है वो पुराना होता जाता है। ये इसने सबूत दिया। इसका मतलब है कि भैया यहाँ पर महासागरीय प्रपटी है उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, यही है। कल का लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कल के लेक्चर में हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी, जो आधार है सबका, है ना। और वो तो देखिए आपके मेंस में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं कर देते हैं समाप्त। इस लेक्चर की PDF मिलेगी आपको ये वाले चैनल पे, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।